तो देव जी ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि देव जी आखिरकार कौन है, क्यों देव जी के सरेंडर को नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील माना जा रहा है। देखिए, देव जी का पूरा नाम थिपरी तिरुपति है। इसके साथ ही आपको बता दें, संगठन में देव जी के नाम से यह जाना जाता है। इसके साथ ही बताया जाता है कि देव जी का जन्म तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथी छात्र संघ आरएसयू से देव जी जुड़ जाते हैं और इसके बाद यानी कि 1983 की यह बात है जब सीपीआई-एमएल में शामिल होते हैं देव जी। ऐसा भी दावा किया जाता है कि बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद देव जी को ही नक्सल संगठन का महासचिव बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर और इसके साथ ही दंडकारण्य क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव था। देव जी पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम भी रखा गया था, लेकिन अब देव जी ने सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, देव जी ने सरेंडर कर दिया है और ये इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं। देव जी को सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक माना जा सकता है, क्योंकि ये कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी था। ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि किन किन हमलों के पीछे देव जी का हाथ होने का दावा किया जाता है। 6 अप्रैल 2010 की यह बात है जब छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में जवानों पर हमला हुआ था। इस हमले में सुरक्षा बलों के 76 जवान शहीद हुए थे। 15 मार्च 2007 की यह बात जब बीजापुर के रानी बोदला के सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया था और इस हमले में सुरक्षा बलों के 55 जवान शहीद हुए थे। देखिए, देव जी पर बस्तर में अलग अलग हमलों में 131 से ज्यादा जवानों की हत्या में शामिल होने का आरोप भी है। तो देखिए, कई बड़े आरोप और कई बड़ी वारदातों में देव जी का नाम सामने आया। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए अब रायपुर से हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, आखिरकार देव जी भी मुख्य धारा से जुड़ चुका है। एक बड़ा नाम, वो नाम जिससे सालों में दहशत थी सालों से, लेकिन अब देव जी ने भी सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा, क्योंकि सालों तक जो है ये कहें कि भय का पर्याय बना रहा देव जी, और 44 साल तक वो अंडरग्राउंड था। 44 ईयर समझ लीजिए कि 2 जनरेशन पूरी गुजर गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में माओवाद जब बढ़ा तो देखे तो देव जी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। रणनीतिकार देव जी रहे। और अब जब सरेंडर हुआ, क्योंकि सरेंडर करने के पीछे की वजहों की अगर हम बात करें तो वजहें बिल्कुल साफ हैं कि जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन में बस्तर और अंदरूनी इलाकों में चलाए जा रहे हैं या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, उसके बाद जो माओवादियों की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, वो उंगलियों में गिनी जाने लगी। अब देव जी ही सबसे बड़े टॉप कमांडरों में से एक था, लेकिन जिस तरीके से 31 मार्च 2026 तक का टारगेट रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुसार, तो उसके तहत लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। और हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार हो या तेलंगाना सरकार, सभी सरकारों के अपने एक पुनर्वास नीति के तहत जो भी नक्सली हैं, हथियारबंद नक्सली हैं, उनके अलग अलग कैटेगरी में उनको पुनर्वास के लिए सरकार के द्वारा एक राहत पैकेज के तौर पर या विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध कराना है। उसी के तहत तेलंगाना में देव जी ने सरेंडर किया है। और दूसरी वजह यह है कि पुनर्वास नीति और इसके बाद अगर देखें तो जिस तरीके से सुरक्षा बलों का दबाव है, वो एक बड़ी वजह है। तीसरी सबसे बड़ी वजह में से एक है कि 44 साल से अंडरग्राउंड रहे देव जी। तो अब देखते तो स्वास्थ्यगत कारणों से जिस तरीके से पहले वो मूवमेंट कर पा रहे थे, वैसे मूवमेंट कर नहीं पा रहे। और जो हथियार चलाने की बात है, जो लीडरशिप करने की बात है, क्योंकि उम्र होने के बाद, बीमार होने के बाद अंदरूनी इलाकों में लड़ना उनके लिए मुश्किल, तो ऐसे में जान बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देव जी के पास ऑप्शन अगर देखें तो कुछ नहीं था। दबाव जिस तरीके से बना और शारीरिक रूप से जिस तरीके से कमजोर पड़े, तो ये तमाम जो वजह रही कि देव जी ने सरेंडर किया है। और अब ये कहा जा सकता है कि मुश्किल से 100-125 लोग नक्सली ही छत्तीसगढ़ में बचे हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मुश्किल से 350 नक्सली, उसमें तेलंगाना है, उड़ीसा है और झारखंड है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ है। तो जो कैडर था माओवादियों का, वो पूरी तरीके से वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता हुआ जुल्फिकार नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से नक्सलियों के पास कोई विकल्प नहीं है और कहीं ना कहीं दबाव के कारण अब सरकार की नीतियों का लाभ ले रहे हैं, असर देखा जा रहा है, सरेंडर कर रहे हैं। क्या ऐसे में हमारी प्रशासन के सामने, सरकार के सामने चुनौती हो सकती है इन तमाम बड़े लीडर्स को इन पर नजर रखने के लिए, क्योंकि सोच सालों से वही थी, तो अचानक कैसे भरोसा किया जाए?
अब बिल्कुल आइडियोलॉजी का जो विषय है वो उस पर यही वजह है कि जैसे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से एक बार सवाल किया गया था जी। कि आइडियोलॉजी तो खत्म नहीं होती है, हथियार छोड़कर आ जाएंगे, बाद में किस तरीके से करेंगे। तो उनका ये साफ कहना था कि दुनिया भर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, अलग अलग लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन आइडियोलॉजी का मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति बंदूक उठाकर लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा हो जाए और आम इंसानों को, सुरक्षा वालों के सामने खड़ा हो जाए और गोली जी। मारने लगे। तो गोली मारने वाली जो है नक्सलियों की जो अभी की रणनीति है उसको खत्म करना है। और वो लोकतंत्र के माध्यम से अगर वो अपनी लड़ाई और अपनी बातें रखना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन तैयार है। वो सरेंडर करें और सरेंडर करके मुख्यधारा से जुड़े, जीवन की मुख्यधारा से जुड़े, सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका वो लाभ उठाएं। तो ये तमाम जो फैक्टर है उन फैक्टर के तहत जो है काम किए गए। देव जी की बात अगर फिर से कर ली जाए तो देव जी ने जो सरेंडर किया है तो उनके पीछे भी तीन तीन कारण हैं उनके सरेंडर करने के। सबसे बड़ा जी। कारण अगर देखा जाए तो यही है कि अब टारगेट जो है आज 6 से 26 तारीख हो चुकी है और 31 मार्च का लक्ष्य रखा गया है, तो 35 दिन से कम का समय ही बचा था। तो ऐसी परिस्थितियों में 35 दिन का समय बचा है। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो दूसरा ऑप्शन उनके ये था कि न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। सुरक्षा बलों को उनकी लोकेशन का पता है और चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में कैंप सेटअप हो चुके हैं। तो ऑप्शन एक ही बचता है कि जीवन को जिया जाए, विकास की मुख्यधारा से जुड़ा जाए। बिल्कुल, यानी कि जीवन को अगर सुरक्षित तरीके से जीना है तो आत्मसमर्पण करना ही एक आखिरी विकल्प है इन तमाम नक्सलियों के पास, नहीं तो ढेर किए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए जुल्फिकार।